हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्या प्लानिंग। जो प्लानिंग चैप्टर है ना, ये काफी आपका इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत तो कुछ कॉम्प्लेक्स नाम का चीज है नहीं, थोड़ा सा सिंपल टाइप का टॉपिक है। अब देखिए, प्लानिंग को लेकर जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि प्लानिंग हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ता है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में इसका जरूरत पड़ता है। गवर्नमेंट जो पहले प्लान करती थी, उस प्लानिंग का नाम क्या था आपका? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान उसका नाम था। 5 ईयर प्लान को बाद में रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आपका? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्यों बता रहे हैं? एमसीक्यू में पूछ सकता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो एनसीईआरटी में था इसलिए हम यहाँ पर डाल दिए। सीधा सीधा लॉजिक है। इसको स्टैब्लिश किया नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस किया था? ये बिल रिप्लेस किया था आपका प्लानिंग कमीशन को। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये वाला लाइन, जो आपका नीति आयोग है उसके चेयरमैन कौन रहते हैं? उसके चेयरमैन रहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसके चेयरमैन, जो भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अभी तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, यानी मोदी जी आसान भाषा में, तो उनका नाम पे है भी ये। अब देखिए, अब सीधा बात करते हैं बुक लैंग्वेज पे आते हैं, जो हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लानिंग। अब डिफिनेशन वाइज क्या लिखते हैं? देखिए, प्लानिंग तो मोटा मोटी आपको भी आइडिया होगा कि भाई हम प्लानिंग बोलते किस वक्त, कोई भी कहीं भी जाते हैं तो हम प्लान करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब बुक का लैंग्वेज ऑफ प्लान को डिफाइन कैसे करते हैं? तो बुक ऐसे डिफाइन करती है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये बुक इस लैंग्वेज का स्टाइल है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, यानी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, सिंपल बोलचाल भाषा में। अब उसका इसेंशियल पार्ट क्या है, ये तीनों याद रखिएगा। एक, प्लानिंग का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है भाई? एक ऑब्जेक्टिव पहले सेट करेंगे, उसके बाद ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड डिजायर्ड फ्यूचर। और जो आप प्लान किए हैं, जो आपका डिजायर्ड फ्यूचर है और जो प्रेजेंट है, उस कंडीशन के बीच में एक ब्रिज को बनाना, ताकि आपका जो प्लान है, जो आप ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसको आप अचीव कर पाइए। चूजिंग द बेस्ट एक्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव, ये आगे आएगा डिटेल में, वहां पर सब देख लेंगे। मतलब बहुत सारा ऑप्शन होता है। देखिए, आज अगर आप कोई भी प्लान सेट करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लान सेट किया, मान लीजिए आपको अपना स्कूल लेवल पे 90% से अबव लेके आना है, 90% से अबव लेके आना है, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने का बहुत सारा तरीका निकलेगा। देखिए, मेन तो जो रहता है पढ़ाई करना, वो तो आएगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था एक बेसिक आइडिया प्लानिंग का। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में और पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, फायदा क्या होता है प्लानिंग करने का? तो प्लानिंग करने से आपको डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन मिलने का मतलब क्या है कि भाई, अगर आप प्लान करके रखे रहिएगा तो आपको पता होगा कि भाई हमको करना क्या आगे, आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में एक आपको पहले से आइडिया रहेगा। एकदम से परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं होइएगा, मतलब छटपटाइएगा नहीं कि क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे प्लानिंग प्रॉपर रहेगा तो भाई आपको आइडिया रहेगा कि अगला स्टेप मेरा क्या है, ये पूरा कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। तो प्रोवाइड डायरेक्शन मतलब क्या है कि इंश्योर एम्प्लॉइज नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, आईओसीएल जो है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट गिव डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉय, मतलब अपने सारे एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई हम लोग को अब ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वहीं पर एक्सप्लेनेशन इसी का है। ठीक है, प्लानिंग करके रहेगा तब वो गिव्स क्लैरिटी एंड गाइड एक्शन ऑन एक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। ऐसा वो बताएं कि आपको आइडिया रहेगा भाई आगे करना क्या है, छटपटाइएगा नहीं, हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, यानी कि रिड्यूस अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टन जो फ्यूचर है उसको ये कम कर देगा। स्टॉप नहीं कर सकता, याद रखिएगा। 100% स्टॉप करना नॉट पॉसिबल। आप फ्यूचर को पता थोड़ी ना फ्यूचर में होने वाला क्या है, तो स्टॉप कैसे कर दीजिएगा? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम अगर फ्यूचर में कुछ अनहोनी होता भी है तो बस वो जितना कम कर सके कम किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लानिंग एंटिसिपेट चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर। प्लानिंग ऑब्वियस है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंपनी है तो अब वो हेल्प क्या करता है? हेल्प प्रिपेयर रिस्पॉन्स इन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। अपने आप को तैयार रखेंगे अगर ऐसा घटना आता है उसके लिए। जैसे एग्जांपल में क्या, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। जैसे देखिए, गवर्नमेंट प्लान की थी भाई अगर आने वाला समय में हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है तो हम लोग को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगा, तो उसको अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी प्लान कीजिएगा तो आपको एक अनसर्टेनिटी हमेशा उसमें रहता ही है। उसको वो अभी से कम करने के लिए अभी से प्लान करेंगे तब ना। अब एकदम से वो आकर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का पर्सपेक्टिव में। कैसे, देखिए किसी भी कंपनी में वैसे एक ही काम बार बार रिपीट होते रहता है। देखिए आप स्कूल कॉलेज में, खासकर जब कॉलेज में रहिएगा, देखिएगा एक ही चीज को आपको लगेगा ना, पहले यहाँ जाओ वहां जाओ, तो आपको मन करेगा अरे यार एक ही बार सब करवा लो। आप खुद ही बोलिएगा, कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, अब तो ऑनलाइन हो गया। अपना टाइम में हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे। एक ही चीज को 4 डिपार्टमेंट में करना पड़ता था। एक यहाँ साइन कराइए, एक वहां साइन कराइए, यहाँ कराइए, उसके बाद पहले ये कराइए, अरे एक ही बार में सब कर लीजिए, तो बहुत दिक्कत होता था। तो ये लिखा हुआ है, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स एफर्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए क्या है, आपका प्लानिंग जो हेल्प करेगा आपका इस सबको रिमूव करने में। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जैसा बताएं। अगर तो प्लानिंग रहेगा तो बार बार सेम आपको रिपीट करने जरूरत नहीं पड़ेगा। इन ए कंपनी प्लानिंग प्रिवेंट मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन टीम फ्रॉम डुप्लीकेटिंग टास्क। ऑब्वियस है, अब सोचिए प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों अगर पब्लिक को प्रचार कर रही है तो फालतू का पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आपने कुछ पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम प्रोडक्ट में या लेबलिंग सेबलिंग पैकेजिंग ऐसा करते ताकि प्रचार हो, तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस लिए बैठी हुई है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर किस किस काम का है, जब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो सब करवाना है तो, है कि नहीं। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ऑब्वियस है प्लान ही जो होता है, जो आपको सोच के बैठिएगा तो आपको एक समझ में आएगा भाई कि आगे करना क्या है। कुछ नया आइडिया मान लीजिए, अगर इसको एक बार पहले पढ़ लीजिए। इनकरेज न्यू आइडिया एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो सिंपल सा लाइन में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ब्रिंग द फर्स्ट फंक्शन इट अलाउ क्रिएटिविटी एंड डिजाइन फ्यूचर प्लान्स। एग्जांपल में मेटिकॉल डेवलप एंड इको फ्रेंडली फ्रिज आफ्टर 2001 अर्थक्वेक। अब देखिए, अब ये जो एग्जांपल दिया है ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट था, अब वो प्रोडक्ट का सेल ठीक ठाक जा रहा था, 10 साल तक वो ठीक बिका, 10 साल तक ठीक बिका, लेकिन अब 10 साल के बाद अब आपको वो प्रोडक्ट का सेल मार्केट में धीरे धीरे नीचे हो रहा है, तो क्या आप बंद कर दीजिएगा फैक्ट्री? नहीं, बंद नहीं कर सकते। तो करते क्या है, इस पे हम लोग कुछ इनोवेशन लाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी ढूंढ के निकालते हैं। जैसे है ना, जैसे आप बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए कोलगेट का। कोलगेट कोलगेट जब कोलगेट एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है। कोलगेट जब आया था अपना मार्केट पब्लिक मतलब इंडिया में, तो पहले बेचा इंडियन कल्चर को बदनाम नहीं, मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बच्चों देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी को कोई लेना देना है किसी कल्चर से, उसको मतलब है अपना प्रोडक्ट से, उसको मतलब अपना प्रॉफिट से। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था उसका, ऐसा था कि भाई पहले पब्लिक को अवेयरनेस दिलाइए कि आप लोग क्या ये दातुन नमक से तेल से कर रहे हैं, ठीक है, नमक से तेल से कर रहे हैं, ये देखिए टूथपेस्ट लीजिए, ये हाइजीन है, मतलब साफ सफाई का पार्ट है। ऐसा नहीं कोई इंडियन का जो कुछ बदनाम की। देखिए बात को समझिए, अगर आप इसको इसको अगर आप मैनेजमेंट का नजर देखिएगा तो ये सिंपली एक क्या बोलेगा, मतलब एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको आप आम आदमी लोग या और बाकी लोग भले उसको अपना दिल पे ले ले, भाई अपने कल्चर को ये कर रही है, बदनाम कर रही है, कंपनी को आपका कल्चर से कोई मतलब नहीं है। आप जागरूक हो जाइए, कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, जैसे कोलगेट की भी जब स्टार्टिंग में गई तो देख रहा था इसको मेन काम था पब्लिक को बेचना, तो उस समय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था कि इसको क्या आप लोग क्या ये दातुन तेल इस सब से कर रहे हैं, नमक उमक से, ये तो अनहाइजीन है। अगर उस समय इंडिया उतना अवेयरनेस था, आज इंडिया के पास काफी अवेयरनेस है। आज हम लोग का पॉपुलेशन हम लोग हैं बहुत अवेयर है। तो क्या होता है, क्या अभी भी सेम स्ट्रेटेजी रखी है? नहीं। अब तो खुद ही बोलते हैं कि मेरा कोलगेट में नमक है, पुदीना है, हाँ, लौंग इलायची, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का चीज है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये है, तो क्या प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को, भाई उसको अपना प्रोडक्ट हर साल बेचना है। जैसा वो पता है 10 साल तक अगर आपको सेल अगर चल रहा उसके बाद गिरने लगा, तो कंपनी आप बंद नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप कुछ नया क्रिएटिव कीजिएगा। बोलते हो भाई अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, आप ये नया टेक्नोलॉजी लीजिए, ये आपको ये और अच्छा से करके देगा। हार्पिक भी की हार्पिक टॉयलेट भी देखिएगा, वो भी पहले सिंपल टॉयलेट वाला था, उसके बाद वो ब्लू पैकेट, लाल पैकेट, अलग अलग तरीका, ठीक है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस है प्लानिंग जो है आपको अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजर कैन इवेलुएट ऑप्शंस एंड सेलेक्ट बेस्ट। अलग देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी टारगेट करती है भाई कि हमको 20% का सेल को बढ़ाना है, तो 20% का सेल को अगर ग्रोथ बढ़ाना है तो बहुत तरीका होता है बढ़ाने का। हो सकता है डिस्काउंट देके बढ़ाया जाए, हो सकता है ज़्यादा मार्केटिंग किया जा सके, या हो सकता है ज़्यादा क्या बोलते हैं जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट को ज़्यादा जा जाके बेचने को बोला जाए। बहुत तरीका है, बस देखा जाएगा कि कौन उसमें चीप और बेस्ट पड़ रहा है, इस टाइप से।
एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग, ऑब्वियस है कंट्रोलिंग भी जरूरी है प्लानिंग के साथ साथ। सेटअप बेंचमार्क फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। सिंपली प्लान करने से बात नहीं बनेगा, सिंपली प्लान करने से बात नहीं बनेगा। अगर आप प्लान किए साल भर का, तो हर 2-2 महीना में या हर 3-3 महीने क्वार्टरली आपको देखते रहना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए, अगर आप जैसे मार्केट टारगेट सेट किए थे कितना, साल भर में 20% का आपको सेल इंक्रीज करना है, तो भाई अगर 6 महीना तक पहुंच गए, 6 महीने तक पहुंच गए, तो जो आप टारगेट सेट किए होंगे कि इस 6 महीना में, 6 महीना मान लीजिए टीवी का कंपनी है, टीवी कंपनी तो 6 महीने में वो डिसाइड किया भाई कि 6 महीने में कम से कम हमको 8% टीवी सेल कर देना है, और बाकी 6 महीने इधर 12% में वो करेंगे। और आपको लगा सर इधर 8 महीना है, इधर 12%, तो बाकी 6 महीने भी तो 8 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। क्योंकि बात को समझिए, अगर आप लोग जनवरी से लीजिएगा तो भाई यहाँ पर आप जुलाई में खत्म हो जाइएगा या जून में खत्म हो जाएगा। अब बाकी 6 महीना क्या होगा, इस 6 महीना में आपका क्या आएगा, आपका आएगा अक्टूबर और नवंबर, यानी कि दुर्गा पूजा और दिवाली, उस समय भयंकर टीवी बिकेगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि सालों भर हम लोग इक्वल परसेंटेज में सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वैसा करना होता तो 20% को 12 से डिवाइड नहीं कर देते, ऐसा तो नहीं होता है, टारगेट ऐसा नहीं बनता है। हर महीना का अपना अपना रिलेवेंट है, खासकर अपना अपना कंट्री के हिसाब से भी मैटर करता है कि किस कंट्री में कौन सा मंथ मैटर करता है। हम लोग अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो उसके लिए अक्टूबर और नवंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, उसको किसी को छुट्टी भी ना दे अपने एम्प्लॉय को कि भाई इस पीरियड तुम बाकी समय छुट्टी लो, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि यही तो समय है आज माल बेचने का। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एक स्टैंडर्ड बनाना, और मतलब स्टैंडर्ड बनाना कंट्रोल करने का। सिर्फ प्लान बनने से काम नहीं चलेगा, प्लान बनने से चेक करना भी जरूरी भाई कि जो टारगेट सेट किए हैं हम उसको सही से अचीव कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है फीचर। पहला क्या, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस है भाई, पहला तो एकदम सिंपल था भाई, प्लानिंग में कि आप ऑब्जेक्टिव पे अपना फोकस कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियस प्राइमरी फंक्शन है, देखिए ये सब एक्सप्लेन करने कोई कुछ समझाने को उसमें है नहीं, जो उनका वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप एक एक लाइन में पढ़ के समझ जाइएगा भाई कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हाँ भाई ऑब्वियस है एक गोल होना चाहिए। उसके बाद ये तो फीचर है इसलिए, उसके बाद क्या, वो प्राइमरी फंक्शन ऑब्वियस है, बिना 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 प्लानिंग के कुछ आप कर ही नहीं पाइएगा, है कि नहीं। परवेसिव यानी कि ऑल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, ये तो 50 बार आप पहले भी पढ़े होंगे, ये सारा जितना भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, स्कोप में डिफर बट प्लानिंग एसेंशियल फॉर एवरीवेयर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, भले ही अलग अलग तरीका होगा लेकिन प्लानिंग सब में रिक्वायरमेंट पड़ता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्वियस है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मान लीजिए एक साल का जो हम लोग 20% का टारगेट रखे थे अचीव कर लिए, तो अगले साल बंद कर दीजिएगा प्लानिंग, नहीं अब अगले साल कोई कीजिएगा भाई कि टारगेट बढ़ाएं, या आपको लगेगा नहीं टारगेट नहीं बढ़ना चाहिए, उतना ही रखो जितना कल था आज भी उतना ही रखो। डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन मेरा कैसा है, मार्केट लग रहा है आपको ग्रो कर रहा है तो हम लोग भी टारगेट बढ़ाएंगे, लग रहा है नहीं भाई ग्रो नहीं करेगा ऐसा ही है तो नहीं करेंगे। घटाएगा तो कोई नहीं चाहेगा जो पिछला बार अचीव कर लिए 20% उससे कम में और उससे कम हो जाए, नहीं कोई नहीं घटाने सोचता है। फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियस है फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हुए प्लान करते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं, फ्यूचर को देखते हुए हर चीज को बनाता है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस है प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग जो ऊपर थोड़ा पहले बताए थे। मेंटल एक्सरसाइज, इसमें आप सोचने की क्या बात है, ऑब्वियस है प्लानिंग जो है आपका एक मेंटल प्रोसेस है, प्लानिंग मेंटल, ऑब्वियस है प्लानिंग जो है आपका मेंटल प्रोसेस ही तो है, बैठ के सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की दिक्कतें आएंगी, किस तरह का हम लोग गलती नहीं करना है, पिछला बार कौन सा गलती किए थे, क्या अच्छा काम किए थे, उस सब को लेकर के आगे का प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन क्या क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है ऑब्वियस है भाई, जो प्लान कर लीजिएगा, देखिए ये जो पॉइंट है ना प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होता है कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है सो शॉर्ट टर्म में, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, सॉरी शॉर्ट टर्म में आप अपना प्लान को चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म वाला प्लान को चेंज करना इज नॉट पॉसिबल, बहुत दिक्कत होता है। जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव वही रहता है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव आप सेट करके रखे थे कि भाई 90% आपको लेकर के आना है, ये आपको साल भर का है, हालांकि एक साल का ये तो लॉन्ग टर्म भी नहीं कहलाएगा, पर एक लंबा समय अगर लेते जैसे मान के चलिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए कुछ आप कंपनी को लेते हैं, आपका एग्जाम्पल लिखना अच्छा नहीं लगेगा, कंपनी लेते हैं, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था भाई कि हमको अगर 5 साल में कंपनी का ग्रो अच्छा खासा करना है, मतलब बड़ा लेवल पे, तो मान लीजिए हम लोग टारगेट रखे थे कि जो हम लोग का 100 करोड़ का कंपनी था, 5 साल में हम लोग कुछ करेंगे भाई कि 150 करोड़ का कंपनी बन जाए, तो 5 साल का ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग हर साल इक्वल करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, इस साल अगर कोई दिक्कत आता है तो अगले साल उस दिक्कत को ठीक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे,
तो क्या होता है, इस साल का जो प्लानिंग था अगला साल वो चेंज हो सकता है जरूरत पड़ने के हिसाब से। चेंज करने में रिजिडिटी कब आता है, भयंकर लेवल का रिजिडिटी प्लान में तब आ जाएगा अगर उस पर बहुत ज्यादा कैपिटल लग गया है, तो तब उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये जनरली आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। देखिए कैपिटल एक बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल जो समझिए, सोच के देखिए, एक कंपनी डिसाइड की थी भाई कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे 1,000 करोड़ का। अब वो 1,000 करोड़ का फैक्ट्री में वो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का कंपनी गाड़ चुकी है। अब पता चल रहा है कि इसको खोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो पीछे नहीं हट सकता। ऑलरेडी 400 करोड़ रुपए लग चुका है, 400 करोड़ रुपए ऑलरेडी लग चुका है। पीछे हटने का मतलब होगा सुसाइडल चीज। ठीक है, अगर बहुत कैपिटल ज्यादा लग गया है तो पीछे हटना मतलब इतना भयंकर लॉस, कंपनी डूब जाएगी। तो कंपनी कोशिश करती है कि भाई ऐसे कुछ किया जाए कि सब तरह से कुछ मैनेज हो। तो ये पीछे हटना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, आपका प्लान जो एक प्रकार से रिजिट हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाइएगा। खासकर कंपनी के दुनिया में आपका डेली लाइफ में प्लान कभी भी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, पर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए ना, आप खुद सोचिए, अगर इतना पैसा कहीं लग गया आपका बिजनेस में तो इतना तो बहुत है। अरे अगर आप 50 लाख रुपए बिजनेस में लगा दीजिएगा तो वहां से पीछे खींचना इतना आसान नहीं होगा। कि इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग बहुत मैटर करता है बच्चों। किसी भी चीज के लिए प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको हर चीज सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब बिजनेस करने जाइए, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ठीक है, जब बिजनेस करने जाइए तो सीधा से जो मान लीजिए आपको वो जो मान लीजिए बिजनेस करने के लिए जो आपको रूम चाहिए था, ठीक है, जो आपको रूम चाहिए था, जो आपको जो दुकान खोलिएगा, जो शॉप चाहिए था, जो शॉप चाहिए था, उसको सीधा परचेज नहीं कीजिए। अगर मान के आपका पैसा था, सफिशिएंट पैसा था, आप सीधा उसको 30 लाख रुपए लगा करके, 40 लाख रुपए लगा करके नहीं खरीदिए। आपका मेन पर्पस है भाई कि जिंदगी में कुछ अच्छा पैसा कमा के जीना है। अब अगर इस शॉप पे अगर आप 40 लाख रुपए लगा दिए तो आप इस शॉप से बाहर नहीं निकल पाइएगा, फंस जाइएगा बहुत बुरी तरह। तो मेरा बहुत बुरी तरह फंस जाइएगा। इसलिए स्टार्टिंग में क्या है ना कि शॉप को रेंट पे ही लीजिए। एक बार जब आपका नाम मार्केट में हो जाएगा ना, तो अगर आपको एक दुकान पे अगर छीन लिया जाए तो गुडविल, यही तो होता है गुडविल, आपको खोजते पब्लिक चला जाएगा। आप बस बाहर लिख दीजिएगा कि ये दुकान यहाँ से वहां तक शिफ्ट हो गई है, मतलब यहाँ से उठ करके इस जगह पे चलिए, पब्लिक चला जाएगा। एक बार आपका गुडविल बन गया, पब्लिक चला जाएगा। क्योंकि सोच के देखिए, अगर आप एक ऐसा जगह रूम ले लिए जो उस समय मेन मार्केट नहीं था, अब मेन मार्केट कहीं और शिफ्ट कर गया, तो क्या फंस जाइएगा। अगर बहुत कैपिटल लगा दीजिएगा तो पीछे हटने नहीं बनेगा। इसलिए शॉर्ट लॉन्ग टर्म में प्लानिंग बहुत रिजिड टाइप से हो जाता है। और यही आपका स्कूल लाइफ में भी, कैरियर में भी देखिएगा। हम लोग का सीए का लाइन में जो बच्चा लोग 2 साल 3 साल 4 साल खट देता है और सीए नहीं निकला, फाइनल में अटका हुआ है, पीछे हट पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी का 4 साल 5 साल लग चुका है, पीछे हटना मतलब शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। ये बहुत ही रिस्की होता है, तो बहुत सोच समझ के। ठीक है, आप किसी भी अपना सीरियल भेज पूछिएगा, अगर जो जिनका फाइनल नहीं निकला होगा वो ऑलरेडी, बहुत होता है जो जिनका 4 साल 5 साल 7 साल तक चल जाता है, 8 साल तक चल जाता है, पीछे वो पीछे जा ही नहीं सकते। उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है पीछे जाने का, क्योंकि इतना ज्यादा समय उसको इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो क्या होता है, प्लानिंग आपका एक प्रकार से रिजेक्ट होता है। हो सकता है देखिए डायनामिक इन्वायरमेंट में काम ना करें, एकदम सही बात है। देखिए इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, तो कुछ जरूरी प्लान हमेशा काम करे। जैसे हम एक बेस्ट उदाहरण देते हैं, जहाँ हम खुद अपना आंख से देखे थे। जहाँ हम रहते हैं उसका बगल में एक नया बार खुला, दारू वाला बार, अल्कोहल वाला। ठीक है, वो प्राइवेट था, एक प्राइवेट बार खुला, एकदम बड़ा बिल्डिंग बनाया, एकदम चकाचक टाइप से बढ़िया बनाया था। ठीक है, वो अल्कोहल बेचता था। अब ठीक 2 4 5 महीना बाद गवर्नमेंट प्राइवेट वाला सबका लाइसेंस ही कैंसिल कर दी, और बोले कि नहीं अब सारा शराब गवर्नमेंट बेचेगी, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। बंद हो गया दुकान, जब प्राइवेट वाला ही बैन करा दिया गया वो। ठीक है, अब वो दुकान ही बंद हो गया, उसका ऑप्शन नहीं है। तो उसके देखिए आप कोई चीज ओपन किए, मान लीजिए गौर कोई भी होता ना, आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पर केमिकल का कोई चीज है, आप कोई पर्टिकुलर एसिड या कुछ बेच रहे थे, उस समय तक लीगल था, कोई दिक्कत नहीं था भाई, आपको लगा इस पर स्कोप भी है, आप खोल दिए दुकान। 6 महीना बाद गवर्नमेंट उसको बैन मार दी कि बंद कीजिए, नहीं पब्लिक लोग नहीं बेच सकता, केवल गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि हार्मफुल चीज है तो गवर्नमेंट या खासा गवर्नमेंट कंपनी देखेगी, तो आपका बिजनेस तो बंद हो गया ना। तो क्या कर सकते, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करना नॉट इजी चीज। या पहली खबर कि पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर प्लान्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। जैसे आपको बताएं गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू भी बहुत मैटर करता है। ठीक है,
रिड्यूस क्रिएटिविटी, हाँ ये भी बहुत बार होता है कि जब लोअर लेवल के जो होता है ना, खास करके क्रिएटिविटी लोअर लेवल के लिए खत्म हो जाता है। प्लानिंग का दुनिया में जो क्रिएटिविटी ऊपर में था कि जो क्रिएटिविटी बढ़ाता है, लेकिन उसे मेनली फोकस कीजिए टॉप मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, जो क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है ना वो केवल टॉप मैनेजमेंट के लिए है, और जो आप जो लिमिटेशन देख रहे हैं ये मेनली लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। कैसे सर? लोअर लेवल का क्या दिक्कत होता है? ठीक है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है भाई कि ऐसे 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 करना है। अब लोअर लेवल को चुपचाप आंख बंद करके ये जो स्टेप बोला गया है फॉलो कीजिए, क्वेश्चन नहीं कर सकते टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी जो है उसका टॉप मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, एकदम सिंपल सी बात है। ये आप अपने आपको घर में भी दिख जाएगा। पापा अगर आपको कुछ बोल दिए बेटा ऐसे ऐसे कर लेना, अगर उस पर आप दिमाग लगाइएगा, पापा डांट देंगे जितना बोले करो ना, क्यों दिमाग लगा रहा है। तो क्या लोअर लेवल की क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। आपको घर में लगता होगा सही सर हम भी जो बोले वो भी अच्छा आइडिया होता है, वो घर में सही है। कंपनी का नजर में जो मैनेजमेंट जो देखी है जिंदगी भर में, तो वो एम्प्लॉय लोग का बहुत कम सुनेगी। ठीक है, और सुन भी लेगी तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, या उसको लगा कि हाँ चलो सही बोल रहा है वर्कर, अब सुन भी ले। हालांकि एक अच्छा कंपनी होता है जो अपने वर्कर को और अपना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे दे। क्या पता कुछ अच्छा आइडिया वो लोग भी दे दे। हमेशा कुछ जो नहीं हमेशा दे, लेकिन क्या पता दे दे। तो पूछने में क्या चाहता है? पूछने में लेकिन चाहता खाली यही बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में टाइम और पैसा जाती है, इसलिए कंपनी इतना नौटंकी नहीं पालती है कि नहीं रहने दीजिए। तो खैर अब ऐसा नहीं है, अब वर्कर का भी ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये था। तो क्रिएटिविटी याद रखिएगा बच्चों, लोअर लेवल का डिक्रीज करती है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का क्रिएटिविटी बढ़ाती है और लोअर लेवल का क्रिएटिविटी घटाती है। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कोई शक का बात नहीं है, बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा और समय लगता है, कोई इसमें शक का बात नहीं है। चाहे हर चीज में, चाहे कंपनी का पर्सपेक्टिव से देखिए, चाहे अपना स्टूडेंट कैरियर का पर्सपेक्टिव से देखिए, पैसा और समय बहुत लगता है। टाइम कंज्यूमिंग, कोई शक का बात नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। क्या गारंटी सक्सेस है? कोई जरूरी नहीं। आप ही अगर सेट किया भाई कि 90% से हम 90% या 90% से ऊपर लेके आएंगे, क्या गारंटी है? क्या ही जाएगा। आपको लगता होगा सर मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। देखो देखिए बच्चों, मेहनत कीजिएगा हो सकता है आ जाए, पर गारंटी आप नहीं दे सकते। कोई अगर कोई गारंटी दे पाता तो कोई बोल दे भाई कि हम तो टॉप करेंगे। कोई पर टॉप होने के लिए नहीं पड़ता, याद रखिएगा। हर कोई कोशिश करता है कि मैं अच्छा रिजल्ट लेकर के, टॉपर भी सोचता है भाई मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, टॉप कर जाएंगे। ऐसा कोई बोलता है हम तो टॉप होने के लिए पढ़े थे, तो झूठ बोल रहा है। टॉप होने के लिए कोई नहीं पढ़ता है। पहले अगर आप एकेडमिक लेवल पे हैं तो आप टारगेट रखते हो कि भाई हम 90% 95% कोशिश करेंगे जितना ज्यादा अच्छा आ सके। टॉप कर जाना आपका एक प्रकार से किस्मत था। अब आपको लगा सर किस्मत पे बहुत लोग बच्चे लोग बिलीव नहीं करता है, उन लोग को लगता है कि नहीं सर सक्सेस मतलब हार्डवर्क बीट टैलेंट, वो सब फिल्मी लाइन है, दुनिया भर का चीज है। वो कभी डिटेल में कभी फुर्सत में सब आपको समझाएंगे। ये सब बोलने में अच्छा लगता है। हार्डवर्क जो होता है नो डाउट, हार्डवर्क से आप अच्छा बन जाइएगा, बहुत अच्छा बन जाइएगा, पर परफेक्ट नहीं बनिएगा। पहला चीज तो ये, तो गारंटी नहीं दे सकते। दूसरा, जो बोलते हैं भाई कि जो हार्डवर्क का टैलेंट को बीट कर देता है, कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं कौन ये बात बोला कि हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देता है। हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देगा अगर आपको ऐसा लगता है। पहली बात तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आप हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं और जो आपका अपोनेंट है वो सो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही पर है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सो रहा है। अच्छा स्कूल लाइफ में चलिए सो भी रहा होगा, लेकिन जब नेशनल लेवल पे, जब प्रोफेशनल लाइफ पे, जब नौकरी के लिए निकलिएगा, जॉब के लिए निकलिएगा, वहां एक दूसरे सामने नहीं होगा। वहां पर सीधा आपका 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ तक कंपटीशन जाएगा। अब वो कैसे कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं ये सो रहा है। और इसी का दूसरा उदाहरण भी देते हैं। हार्डवर्क से आप अच्छा बन सकते हैं, टैलेंट को बीट नहीं कर पाइएगा। टैलेंट को केवल नर्चर करने की जरूरत होता है, उसको बस उभारने की जरूरत होता है। टैलेंट टैलेंट होता है। जैसे क्या, हम आपको पढ़ाई का दुनिया का एग्जाम्पल देते हैं, एथलीट का एग्जाम्पल नहीं देंगे। देखिए एथलीट का भी बहुत कोई है जो लोग टैलेंटेड है, आप कुछ कर नहीं सकते भाई, वो उसी फील्ड के लिए वो बना है। ठीक है, कुछ कुछ लोग होता है जो उसी फील्ड के लिए बना है और उसी में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, हम आपको उदाहरण देते हैं। हम लोग पढ़ाई का दुनिया का बात करते हैं आइंस्टाइन का। ठीक है, आइंस्टाइन का पता नहीं उस नाम का स्पेलिंग क्या है, ऐसे कुछ लिखते होंगे वो। जो भी स्पेलिंग है आइंस्टाइन का उदाहरण देते हैं। या हम लोग अपने जो जीनियस मैथमेटिशियन है रामानुजन, उनका बात करते हैं। आपका स्कूल में कितनों बड़ा वो मैथ का टॉपर हो, कितनों रात दिन वो कर रहा हो, वो कुछ भी कर ले, रामानुजन तक पहुंचना उसका बस का बात नहीं है। उसका देखिए एक एक जीनियस दूसरा जीनियस को टक्कर दे सकता है,
रामानुजन है और इधर मान के चलो एक और दूसरा जीनियस मैथमेटिशियन है, वो दोनों को टक्कर दे सकता है। लेकिन कोई लोअर लेवल पे था और वो रात दिन मेहनत करके सोचेगा हम रामानुजन को बीट कर देंगे, तो नहीं कर पाएगा। आपको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन यहाँ बीट नहीं कर पाएगा रामानुजन को। क्यों? क्योंकि रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे वो दुनिया को अलग एंगल से ही देखते थे, वो दुनिया को अलग एंगल से ही देखते थे। तो वो उस तरह का टैलेंट को बीट कर पाना, ठीक है, हम चाहते तो आपको बहला फुसला के अच्छा अच्छा वर्ड भी बोल सकते थे, पर हम ऐसा नहीं की। जो बिटर ट्रूथ था उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। चलिए इसको अच्छा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले कुछ सुन लीजिए, शुरू सुनिए शुरू से। प्लानिंग प्रोसेस, अब जो प्रोसेस वर्ड है, ये प्रोसेस और रिप्रेजेंट करता है क्या, स्टेप सबको, कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए पहला स्टेप है, ठीक है, तो उसके बाद आप सीधा तीसरा स्टेप नहीं ले सकते। पहला स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है, आपको दूसरा स्टेप जाना पड़ेगा, यानी कि सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो प्रोसेस बोलने का तो ये मतलब होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं प्लानिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले भाई क्या हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। पहले आपका जो गोल है उसको अच्छा से हम लोग क्लियर डिफाइन करेंगे। जो डिफाइन करने से ध्यान में रखेंगे क्या, कि ऑब्जेक्टिव आपका मेजरेबल और स्पेसिफिक हो। इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट। क्या बोलते हैं, स्मार्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए एक कंपनी है जो अपना सेल्स को 20% इंक्रीज करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, अब सेल्स को 20% अचीव करने का कोशिश कर रही है। एक तो हो गई है ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इसका मतलब क्या है, मेकिंग एजम्पशन अबाउट फ्यूचर। अब जो टारगेट रखी है 20% सेल करने का, तो अब देखा ये जा रहा भाई कि फ्यूचर में क्या क्या चीज हो सकता है। अगर हमको सेल को इंक्रीज करना तो क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो सब हम लोग अभी यहीं पर बैठ के एनालाइज करेंगे। तो फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, पॉलिसीज एंड प्राइसेस। अब परसेंट 20% बढ़ाना तो हवा में थोड़ी ना सेट कर देंगे, सीधा डबल करो, सीधा डबल करो, या 50% करो, या 100% करो। और भाई अगर टारगेट सेट किए हैं तो वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब जब टारगेट सेट किए हैं तो उसके लिए आप देखेंगे भाई मार्केट में डिमांड क्या है। अब मतलब पूरा जो प्रोडक्ट है आपका, उसका पूरा डिमांड क्या है, केवल आपका नहीं, उस पूरा इंडस्ट्री का ही। आप जो चीज बेचते हैं वो पूरा दुनिया में उसका डिमांड गिरे जा रहा है, तो थोड़ी ना सेल आप बढ़ा पाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फोरकास्ट कर रहे हैं क्या हम लोग, फ्यूचर डिमांड को, अलग अलग गवर्नमेंट का पॉलिसीज को, उसका प्राइस को। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा, फोरकास्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट टू प्लान प्रोडक्शन। कि भाई डिमांड को पहले एनालाइज कीजिएगा कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं। डेवलपिंग करिए, प्रीमाइस कर लिया, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अब अगर 20% इंक्रीज करना है सेल को, तो इंक्रीज करने के लिए देखेंगे भाई कि कैसे करें। क्या हम लोग सेल्स मैनेजर को बोले कि डिस्काउंट दो, अलग अलग ऐड करवाओ, न्यू मार्केट जो तरीका है। अरे न्यू मार्केट में हम बोलने का मतलब है कि आपका मान लीजिए आप सारा सामान मार्केट ए में बेचते थे, अच्छा आपको मार्केट बी में भी, बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन होता है बच्चों, ये रियल लाइफ में। ठीक है, पहले मान लीजिए कोई कोई एक बिस्किट कंपनी है, वो पहले केवल रामगढ़ तक ही अपना टारगेट रखी थी, रामगढ़ तक ही। रामगढ़ समझ मान लीजिए, आप भूल गए कि हम क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो टारगेट रखी थी केवल कि हम अपना बिस्किट, वो बिस्किट केवल बेच रही थी बिहार और झारखंड को, बिहार और झारखंड को केवल सेल कर रही थी, दो स्टेट को। अब उसको सेल अगर ये 20% और बढ़ाना चाहती है, तो उसको चाहिए होगा कि भाई हम और स्टेट को टारगेट करें। ठीक है, तो फिर टारगेट करेगी छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को। ठीक, बड़ा बड़ा स्टेट में तो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटर है, तो वहां बीट करना पाना बहुत मुश्किल होगा, तो इस सबको टारगेट की। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। और एक बार जब हम लोग अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब उसको इवेलुएट करेंगे, देखेंगे भाई कि किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्या एडवर्टीजमेंट कराने में फायदा है, कि डिस्काउंट कराने में फायदा है, डिस्काउंट देने में कस्टमर को फायदा है, कि नया मार्केट में जाके बेचने में फायदा है। मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके देख लेंगे। जो अलग अलग जो अल्टरनेटिव निकाले थे कि डिस्काउंट देके सेल बढ़ा लेते हैं, ऐड देके सेल बढ़ा लेते हैं, या नया मार्केट, जो 1 2 3 तीन तरह का जो हम लोग अल्टरनेटिव निकाले, चेक करेंगे सबका कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि भाई किस में कितना खर्चा लग रहा है और किस में कितना बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म को भी देख लेंगे। तो जब सबको देखें तो पता चला कि भाई ज़्यादा बेटर क्या है कि सेकंड ऑप्शन, ये काम करते हैं एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट करने से काम चल जाएगा, तो ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से है वो। उसके बाद जो
अलग जब इवेलुएट कर लिए, जब तीनों को इवेलुएट कर लिए ऑप्शन 1 2 3 को, उसके बाद एक को बेस्ट, जो बेस्ट लगेगा उसको क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या है भाई, अच्छा इम्प्लीमेंट करने के याद रखिएगा इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली इम्प्लीमेंट की जगह पर आपको नया मशीन, नया वर्कर, ये सब इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप 20% सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नया मशीन हो तो चाहिए होगा। चलिए मान लो आपके पास मशीन पहले से था, तो आपको नया वर्कर चाहिए होगा, ठीक है, अलग अलग ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के समय में इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद फॉलो अप एक्शन, उसके बाद चेक करते रहेंगे जो टारगेट सेट किए हैं वो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए टाइप्स ऑफ प्लान, मेनली आपको दो तरह का प्लान है। एक क्या आपका बेस्ड ऑन यूजेस, एक सिंगल यूज प्लान, और एक क्या आपका बेस्ड ऑन नेचर, सॉरी यूजेस में क्या आपका सिंगल यूज प्लान और आपका स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान बोले का मतलब है जो आपका एक ही बार होगा, दोबारा रिपीट नहीं करेगा, यानी कि नॉन रिकरिंग है, एक बार किए उसके बाद दोबारा वो बंद हो गया। जैसे क्या, अब इसको होता क्या है, नॉन रिपीटिव मतलब है, जैसे कि आपका बजट फॉर सेमिनार और इवेंट, मान लिया आप कोई इस सेमिनार कराएं, तो सेमिनार आप बार बार नहीं कराते हैं, वो कभी कभाली होता है किसी खास चीज के लिए तो हो गया, या कोई इवेंट करा दिए वो बार बार नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान ये क्या आपका रिकरिंग एक्टिविटी, यानी कि हर साल होगा, हर साल हर मंथ या जैसा भी उसका नेचर हो वो हर बार रिपीट करते रहेगा। ये क्या है आपका रिपीट नहीं करेगा। इसी से क्या सिंगल यूज प्लान मतलब एक बार इस्तेमाल कीजिए वो खत्म, तो क्या होगा आपका रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। और स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या कि स्टैंडिंग रहेगा, मतलब वो हमेशा कंटिन्यू करते रहेगा। तो रिकरिंग नेचर का है कंसिस्टेंसी इन डेली ऑपरेशन, जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी वो हर साल करना पड़ता है। आपका ऑफिस टाइम टेबल रूल ये सब हर फिक्स रहता है, चेंज हमेशा हिसाब से होते रहता है, उसको हम लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं। अब देखिए बेस्ड ऑन नेचर, कुछ कुछ चीज को देखिए यहाँ पर। अब एक हो गया दो तरीका का टाइप्स ऑफ प्लान, एक है आपका बेस्ड ऑन यूजेस और एक आपका बेस्ड ऑन नेचर। नेचर में सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब क्या भाई, जो हम लोग जो मैनेजमेंट है जो एंड रिजल्ट जो डिजायर रखी है उसको, जैसे कि आपका 10% आपका सेल को 10% इंक्रीज करना। स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटेजी बोलने का मतलब क्या है कि लंबे समय यानी फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आप लोग बहुत फैंसी लाइन सुने नहीं होंगे, क्या तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो 5 साल बाद कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी इंसान हो कहाँ देखना चाहते हैं, तो यहाँ देखना चाहते हैं। तो कहाँ से निकलेगा, स्ट्रेटेजी क्या है, डिसाइडिंग फ्यूचर डायरेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन, कैसे फ्यूचर मतलब हम लोग किधर हम लोग को बढ़ना है और रिसोर्स को कहाँ, इधर पैसा कहाँ लगाना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट आंसरिंग हु व्हाट और हाउ, तो बताएं। फिर क्या पॉलिसी, इन सबको ना, इन सबको हम लास्ट में हम लोग को डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और अच्छा से। ठीक है, तो पॉलिसी में क्या क्या आता है, एक जनरल गाइडलाइन है। पॉलिसी क्या है आपका, जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्प मैनेजर एक्ट कंसिस्टेंटली, हेल्प करता है मैनेजर को। जैसे क्या परचेज पॉलिसी, गाइड वेंडर सिलेक्शन, जो परचेज पॉलिसी जो टॉप मैनेजर बना के दी है वो आपको कहाँ पर सामान खरीदना है उसको वो हेल्प करता है। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा कीवर्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। और मेथड क्या है, स्पेसिफिक मैनर ऑफ डूइंग टास्क। मेथड क्या भाई कोई अलग अलग है, प्रोसीजर में तो बहुत सारा आपका चीज आएगा ना, और जो मेथड है वो क्या आपका एक स्पेसिफिक चीज को कैसे करना है वो बताएगा। ठीक है, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है भाई कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ, यानी कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट मस्ट 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 नॉट बी डन, यानी कि व्हाट मस्ट मस्ट, यहाँ पर ऐसे हो गया है इस टाइप से, रुके हम बताते हैं क्या है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अबाउट व्हाट मस्ट और मस्ट नॉट बी डन, क्या करना है एक चीज और क्या नहीं करना है, आपका रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है। जैसे भाई जो टाइम टेबल अगर जो फिक्स है तो वो आपको टाइम पे आना है, मतलब आना है। प्रोग्राम क्या होता है, एक डिटेल प्लान प्रोजेक्ट, प्रोग्राम का एक डिटेल प्लान प्रोजेक्ट होता है। और बजट, बजट तो आपको पता होगा भाई कि एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ वो सब का है। अगर इसको हम लोग हायरार्की ऑर्डर में सेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटेजी, फिर पॉलिसी, फिर आपका प्रोसीजर, फिर मेथड, फिर रूल, फिर प्रोग्राम, फिर बजट। उसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन है चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों कुछ खास डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चा लोग काफी कंफ्यूजन होते रहता है। जैसे क्या, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, बच्चा लोग लगता है कि दोनों सेम चीज ही तो है सर, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों, तो उसी को हम लोग समझेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका अल्टीमेट गोल और आपका एंड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच, यानी कि
जो कंपनी है वो डिसाइड किया भाई कि हमको कहाँ पहुंचना है लास्ट में, अगर साल भर का प्लान करते हैं तो साल भर में हमको कहाँ पर पहुंचना है, वो क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीका है, स्ट्रैटेजी एक टैक्टिक्स है जो आपको ऑब्जेक्टिव तक ले करके जाने का काम करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू डिजाइन स्पेसिफिकली टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है। ये आपको बताता है भाई कि हमको एंड पॉइंट में कहाँ पहुंचना है, और ये है कि भाई उस पर पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, इसीलिए देखिए ये क्या आपको फोकस करता है, इस पर आपको व्हाट टू बी अचीव, और ये हाउ इट विल बी अचीव। समझना है कि भाई यहाँ पर क्या अचीव करना है, एंड रिजल्ट क्या है, मतलब एंड में क्या चाहिए हमको, और उसको कैसे हम लोग पाएंगे, मतलब कैसे उसको गेन करेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। एग्जाम्पल से देखिए, हम लोग टारगेट सेट किया भाई कि 20% हम लोग को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, अर्निंग हम लोग का 20% आना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, अब वो आएगा कैसे, तो एंटरिंग अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट, हम लोग नया मार्केट में चले गए, इस तरह से आएगा। तो ये था। अब डिफरेंस बिटवीन देखिए आपको क्या है, पॉलिसी एंड रूल। अब उसको देखिए क्या लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल गाइडेंस एंड रिजिड रिस्ट्रिक्शन। तो जो मेन फोकस क्या आपका पॉलिसी और रूल्स में, पॉलिसी जो होता है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, अलाउ मैनेजर टू यूज देयर ओन डिस्क्रिशन विद इन द सर्टन लिमिट्स, यानी कि मैनेजर के पास पूरा हक है, अगर जरूरत पड़े तो जो पॉलिसी है, जो ऑब्जेक्टिव को पाने के बाद उसको जरूरत पड़ने पे वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन होता है वो रिजिड होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिला हुआ। ठीक है, जैसे क्या, जैसे एग्जांपल से देखिए कि वी प्रेफर टू प्रमोट फ्रॉम विद इन द कंपनी। अब उसको चाहिए था भाई कि एक नया सीनियर वर्कर का जरूरत है, तो वो क्या किया, मतलब एक अच्छा खासा वर्कर का जरूरत था एक कंपनी को, तो आउटसाइड से मतलब बाहर से नया रिक्रूटमेंट नहीं डाली, नया मतलब किसी एम्प्लॉय को ये क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट नहीं ली। ठीक है, नया मतलब भर्ती नहीं हुआ, तो उसके वो क्या किया भाई, बाहर से नहीं लेंगे हम लोग रिक्रूटमेंट, हम लोग क्या करेंगे, अपना जो कंपनी के अंदर का वही लोग को दे देंगे, वो लोग अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ अच्छा टैलेंटेड भी है। तो ये तो पॉलिसी में था, चेंज कर दी वो पॉलिसी। लेकिन क्या वो चेंज नहीं किया कि भाई जो नो मोबाइल फोन्स अलाउड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री फ्लोर। अब वो था कि भाई फैक्ट्री में ये अलाउ नहीं है, तो कभी नहीं अलाउ है, अब वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो रूल है सीधा, तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो सबके लिए लागू है। ये एवरीवन, हर एक चीज, हर एक स्टाफ, हर एक एम्प्लॉय के लिए वो लागू है। ठीक है, तो ये था। अब इसका पर्पस देखिए, इसका डिसीजन मेकिंग पे था, मेन गाइडेंस डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर थिंकिंग, डिक्टेट स्पेसिफिक एक्शन और नॉन एक्शन, व्हाट मस्ट और व्हाट मस्ट नॉट बी डन। सब बताए थे कि क्या करना और क्या नहीं करना, एकदम क्लियर साफ करता है ये। अभी पॉलिसी का वायलेशन कीजिएगा, रिजल्ट इन अ रिव्यू और रिप्रीमाइंड, रिव्यू और रिप्रीमाइंड, मतलब दोबारा उसको सब देखने का बाद बोल रहा हूँ, इमीडिएट पेनाल्टी। अब इसमें क्या है कि अगर आप पॉलिसी को चेंज करते हो, देखा जाएगा भाई जो आप जो वायलेशन किए हैं उसको रिव्यू कर किया जाएगा कि भाई क्यों किए हैं, क्यों आपको क्यों करना पड़ा। तो बताइएगा कि सर बाहर से, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि सर बाहर से रिक्रूटमेंट करा रहे थे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, समय लग जाता, और उतना ना समय था ना उतना पैसा था, ऊपर से टैलेंटेड मिलता कि नहीं मिलता, एक्सपीरियंस था कि नहीं, बहुत मैटर करता। अंदर को लिए, अंदर वाला एम्प्लॉय सबको खुद ले लिए, तो वो लोग उतना कैपेबल था, आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आप सीधा दिखा दिए, उन लोगों का रिजल्ट हम लोग जो टारगेट है उसको फुलफिल कर रहा है। तो ये अब इसमें क्या वायलेशन टिपिकली रिजल्ट इन अ स्टेट, और ये प्री डिफाइन है, ये इसलिए यहाँ पर उल्टा लिखा गया, प्री डिफाइन पेनाल्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन। इस पर जब तोड़िएगा तो भाई जो जो सजा लगा हुआ है, जो सजा है रूल को तोड़ने पे, वो मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्या आपका प्रोसीजर और मेथड। अब प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस देखिए, प्रोसीजर आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक इसके अंदर में आपका आता है क्या आपका मेथड। अब ये क्या आपका प्रोसीजर बोलने का मतलब, इट इज सीक्वेंस ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप, याद रखिएगा, इसका कीवर्ड यही है, स्टेप बाय स्टेप। और ये क्या है, इट इज स्टैंडर्डाइज वे टू परफॉर्म जस्ट वन दोज स्टेप। इसमें क्या बहुत सारा स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और मेथड जो फोकस करता है जो स्टेप 1 है, इसी को कैसे, इसी में कैसे अचीव किया जाए, स्टेप 2 कैसे अचीव किया जाए, स्टेप 3 से कैसे अचीव किया जाए, स्टेप 4 कैसे अचीव किया जाए। तो यहाँ पर तो स्टेप बाई स्टेप तो आगे तब बढ़िएगा ना जब आपको पहला स्टेप भी अचीव हो। मान लीजिए आपको कहीं दुकान खोलना था, अब वहाँ पर दुकान देख रखे थे कि भाई वो जो शॉप है उसको लोग किराए में लेंगे, वो किराए में देने को तैयार नहीं है, ना बेचने को तैयार है। जब पहला स्टेप नहीं पहुंचिएगा तो दूसरा तीसरा में कहाँ जाइएगा। ठीक है, तो ये था, ये फोकस करता है क्या, एग्जैक्ट
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, और ये क्या फोकस करता है, इफिशियंसी पे या सेविंग टाइम और मनी पे उस पर्टिकुलर स्टेप में। ठीक, एग्जाम्पल आपको दे दिए। पॉलिसी और प्रोसीजर। अब पॉलिसी क्या बोलते हैं, थॉट ओरिएंटेड, यानी कि प्रोवाइड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर टू मेक चॉइसेस। और प्रोसीजर क्या है, एक्शन ओरिएंटेड, प्रोवाइड अ स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर डूइंग द वर्क। तो पॉलिसी क्या है भाई, जो पॉलिसी बनाए हैं ऑब्वियस है वो सोच समझ के प्लानिंग के तहत बनाए गए। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर मेनली मेंटल मेहनत लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आपका जो प्रोसीजर है ये क्या है, ये आपका एक्शन, ऐसे करना है। इसमें तक ऐसा सोचे करने का, ऐसा सोचे, इसलिए देखिए पॉलिसी को इसलिए जरूरत पड़ने पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर था ना कि पॉलिसी था भाई, कि पॉलिसी था कि भाई आपको रिक्रूटमेंट लेना है तो कोई इसकी जगह बाहर से लीजिए, अंदर से नहीं लीजिए। लेकिन वो बाद में पॉलिसी को जरूरत पड़ने के सोचा था, फिर उसको लगा कि नहीं बाहर से लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, काम करते हैं अंदर से रिक्रूटमेंट ले लेते हैं, तो अंदर से ले लिया, क्या पॉलिसी था। ठीक है, थॉटफुल था कि भाई ऐसा करना चाहिए। और प्रोसीजर क्या भाई साफ है कि एक्शन ओरिएंटेड है, ये आपका सोच नहीं है, ये आपका सीधा करके दिखाना है वाला लॉजिक है कि ऐसे करना है, सीधा रोड मैप है। एक्सप्रेस इन जनरल और क्वालिटेटिव टर्म्स, वही क्या एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल स्टेप या ऑर्डर, ये सब क्या है, ये सब प्रोसीजर का आपका कीवर्ड्स है। इसमें क्या कस्टमर रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न एक्सेप्टेड विद इन 13 days, द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ स्क्रीन। तो एग्जाम्पल उतना शूट नहीं कर रहा, पर जो आपको एग्जाम्पल थे सफिशिएंट था। फिर क्या आपका प्रोग्राम है, उसका क्या फिर बजट है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है आपका कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब कोई भी छोटा प्रोजेक्ट भी बनाइएगा, ठीक है, प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम जो होता है कोई भी चीज़ का अगर आप बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, हर चीज़ में ये सब कुछ आता है। उसका उस छोटा प्लान का भी ऑब्जेक्टिव, आपका पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और आपका बड़ा प्लान है तो उसके अंदर में भी ये प्रोग्राम होगा, भाई ये हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग को ऐसे ऐसे चीज करना है। और बजट क्या था, बजट तो समझ लीजिए भाई आप पैसा कहाँ से लाइएगा, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ को खर्च होगा, ये तो बोलते हैं बजट। ठीक है, बजट जो है सिंपली बताने का काम करता है पैसा हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कैसे कैसे खर्च करेंगे, ये वो बताने का काम मेनली करता है। तो ये मेन डिफरेंस था बच्चों। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था, ये वाला पार्ट खाली देख लीजिएगा तो पढ़ लीजिए। देखिए हर चीज आपस में फिट टुगेदर बैठता है, कैसे, देखिए ऐसे कुछ समझिए। ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड किए, ऑब्जेक्टिव जो है आपका डिक्टेट करेगा स्ट्रैटेजी को, भाई अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो मेरा ऐसे स्ट्रैटेजी रहेगा। अब स्ट्रैटेजी जो है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे जो हम लोग को बाउंड्री बना के देगा, भाई हम लोग को पॉलिसी है, भाई हम लोग को ऐसे करना है। फिर विद इन दोस्त बाउंड्री, अब जो पॉलिसी है उसके तहत हम लोग ध्यान रखना है कि हम लोग जो प्रोसीजर है उसको बनाएंगे। अगर हम लोग ये पॉलिसी है कि भाई हम लोग ऐसे करना है तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसी के साथ चलना पड़ेगा, और तोड़ते हैं तो उसको फिर रीजन देना पड़ेगा। फॉर ईच स्टेप यू डिफाइन मेथड्स, हर स्टेप पे आप डिफाइन किए मेथड्स को और एफिशिएंसी को। और लास्ट में टू कीप एवरीथिंग ऑर्डरली यू इन्फोर्स रूल्स और डिसिप्लिन।